तो कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है नेफ्रॉन की संरचना, है ना। तो इसके पहले कुछ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप जब वीडियो में जाते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ पर होता है डाउनलोड का ऑप्शन, है ना। तो यहाँ अगर आप ऑफलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे होता है सब्सक्राइब, तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए। हर बार क्लिक नहीं करना है, एक बार ही क्लिक होता है ना। ये अगर भूरा कलर का हो गया मतलब सब्सक्राइब हो गया, है ना। तो एक बार सब्सक्राइब करने के बाद डबल नहीं होता है ना। तीसरा से आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इससे क्या होता है कि आपको जो न्यू वीडियो बनेगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन का बेल भी होता है, बेल आइकन होता है उसको भी। इससे क्या होगा कि आपको जो नोटिफिकेशन है अर्थात जो वीडियो नया बनने वाला है जो बन जाएगा उसको वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि न्यू वीडियो अपलोड हुई है करके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है नेफ्रॉन की संरचना। किस संरचना है? नेफ्रॉन की संरचना। और नेफ्रॉन की संरचना पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि नेफ्रॉन की संरचना के लिए इम्पोर्टेंट है मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है उसको समझना। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम लोग जो पढ़े थे, है ना, उसमें क्या था, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र ये, ठीक है। जहाँ पर हमने पढ़ा था किडनी, क्या पढ़ा था? किडनी। तो ये जो किडनी है इसी के अंतर्गत एक किडनी के जो इकाई है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। मतलब जो किडनी है यही किडनी के अंदर असंख्य लगभग है ना 1 लाख के आसपास नेफ्रॉन पाई जाती हैं, है ना। तो उन्हीं नेफ्रॉन की संरचना को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन की संरचना के बाद नेफ्रॉन कुछ कार्य भी बताया जाएगा कि एक्चुअली में जो नेफ्रॉन है वो क्या कार्य करता है ना। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक में, नेफ्रॉन की संरचना, है ना। तो ये पहले तो आपको अधिकतर जो हाई लेवल की क्लास उसमें इंग्लिश में होती है, लेकिन मैं कुछ सब जो यूज़ होगा छोटे क्लास के लिए, बेसिक लेवल के लिए तो ये इंग्लिश से ही काम करेगा, है ना। और छोटे क्लास के लिए हम लोग चलते हैं हिंदी में। जैसे कि पहला संरचना का नाम है, यहाँ पर से शुरू करते हैं हम लोग, एफ्रेंट आर्टियोल, ठीक है। इसका नाम है अफ्रेंट जी, अफ्रेंट। तो यह है अभिवाही धमनिका, इसका यूज़ नहीं करेंगे आप। अभिवाही धमनिका बड़े क्लास कर सकते हैं, ठीक है। अभिवाही धमनिका। दूसरा है इफ्रेंट आर्टियोल्स, ये अपवाही है। क्या है? अपवाही, अपवाही धमनिका। इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लोमेरुलस। कोशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ बोलते हैं उसको, ठीक है। 3 नाम। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये कुंडली संरचना दिखाई दे रही है ना, ये जो कुंडली संरचना दिखाई दे रही है ये वाला भाग, यह प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। मतलब क्या बोलेंगे इसको? समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे? समीपस्थ कुंडलित नलिका। हिंदी में लिख लीजिएगा आप नाम, है ना। उसके बाद आता है जो नाम यूज़ होगा उसी को बता रहा हूँ। समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद जस्ट ये आगे जाती है ऐसे संरचना, ये जा रही है ना, दिख रहा है आप लोगों को? ये संरचना जा रही है नीचे की ओर, यहाँ से घुमावदार है, इस संरचना से नीचे जा रही है, ठीक है। तो इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? इस जगह को हम लोग बोलेंगे, ये यू आकार की संरचना दिखाई दे रही है, ऐसा यू, यू जी ऐसा यू होता है, यू आकार की संरचना दिखाई दे रही है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेनले का लूप, लूप्स ऑफ हेनले। इसको डिसेंडिंग, ये जो इधर से जा रही है उसको डिसेंडिंग बोलेंगे, और ये यहाँ से ऐसे होकर ऐसे जा रही है तो इस तरफ को हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। इसमें से एक को डिसेंडिंग बोलेंगे मतलब अवरोही, उसके बाद असेंडिंग को अधिरोही कहेंगे, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा आप। और जो छोटे क्लास के केवल ये बस लिख दीजिए हेनले का लूप, ठीक है। और यूज़ होगा यहाँ पास। अब यहाँ से ये इसे ऊपर जी की ओर जा रही है, अब ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर की ओर जाती है तो ये ऊपर जाते हुए फिर यहाँ पर एक कुंडली संरचना बनाती है। ये संरचना अलग है ना, ये वाला अलग है, ठीक है। ये कुंडली संरचना, अभी ये वाला कुंडली संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुंडली संरचना बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल,
दूरस्थ कुंडलित नलिका, क्या बोलते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका, है ना। और वहाँ से फिर नीचे एक संरचना ऐसी आती है, ये कम्प्लीटली ये जो लंबा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। ये नाम क्लियर हो गया सबको, संग्राहक नलिका, है ना। अच्छा, और एक चीज़ और बचा है, ये ग्लोमेरुलस अंदर का उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस, लेकिन जो बाहर है एक ऐसा प्यालेनुमा संरचना दिखाई दे रही गोल ऐसा, ठीक है, उसका नाम है बोमन कैप्सूल। क्या नाम है, बोमन कैप्सूल। तो इस तरह से ये है नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। अब नेफ्रॉन की संरचना को पढ़ने के लिए हम लोग चलते हैं इसके पॉइंट में कि एक्चुअली में ये नेफ्रॉन की संरचना है क्या। तो शुरू करते हैं, प्रत्येक नेफ्रॉन, प्रत्येक वृक्क, यहाँ पर वृक्क ऐसे होती है, अभी मैंने चित्र में बताया, वृक्क से ऐसे जाती है ना, मूत्रवाहिनी। तो ये नेफ्रॉन की संरचना की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि प्रत्येक वृक्क लगभग 1,00,000 संरचनात्मक इकाइयों को बना होता है, 1,00,000 संरचनात्मक इकाइयों को बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन, है ना। ये इसको वृक्क नलिकाओं भी कहते हैं। तो प्रत्येक वृक्क लगभग 1,00,000 संरचनात्मक इकाइयों को बना होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। इसको हम लोग निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या नाम इसका है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, है ना। तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ एक प्याले जैसी रचना से होता है, ठीक है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ है एक प्यालेनुमा संरचना या कपनुमा संरचना से होती है, ये वाला दिख रहा है ऐसे, कपनुमा संरचना से होती है, जिसे हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल, या बोल सकते हैं इसको बोमन संपुट। ये बात क्लियर हो गई आपको, बोमन संपुट कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि वृक्क धमनिका, प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ एक प्याले जैसी रचना से होती है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। अभी मैंने दिखाया बोमन संपुट कहते हैं। वृक्क धमनिका बोमन संपुट में प्रवेश कर, जो वृक्क धमनिका है, जैसे कि यहाँ पर सब बोमन संपुट है ना, इस बोमन संपुट में यहाँ से आती है इफ्रेंट और इसमें अफ्रेंट, ठीक है। तो अफ्रेंट मतलब इधर आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्क धमनिका। आगे मैं दिखाऊंगा, चल दिखा ही देते हैं, वृक्क धमनिका, ठीक है। ये वृक्क धमनिका ये जो आया है वो, ठीक है, यहाँ पर से संरचना बनाकर फिर ऐसे बाहर निकलती है। तो ये अफ्रेंट है, ये इफरेंट है, ठीक है, अभिवाही और अपवाही, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था मैं कि वृक्क धमनिका बोमन संपुट में प्रवेश कर, ये बोमन संपुट बताया ना अभी मैं, ऐसे प्यालनुमा संरचना, बोमन संपुट में प्रवेश कर एक जालनुमा संरचना बनाती है। यहाँ पर एक जालनुमा संरचना बनाती है, ऐसा ये बोमन संपुट है, यहाँ से ऐसे प्रवेश करती है और यहाँ पर एक जालनुमा संरचना बनाती है, ठीक है। उस जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, यहाँ पर बताया ना मैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस को एक्चुअली में केसिका गुच्छ भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस या केसिका गुच्छ। तो वृक्क धमनिका बोमन संपुट में प्रवेश कर एक जालनुमा संरचना बनाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट ग्लोमेरुलस को ढका रहता है। ये जो बोमन संपुट है ऐसा, ये वाला भाग को बोमन संपुट बोलते हैं, ठीक है। ये जो बोमन संपुट है वो ग्लोमेरुलस को क्या होता है, ढका हुआ रहता है। ये अंदर का भाग कौन है, ग्लोमेरुलस है। कौन है, ग्लोमेरुलस अंदर का भाग, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि बोमन संपुट ग्लोमेरुलस को ढका हुआ रहता है। बोमन संपुट तथा ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मेलपिगियन संपुट कहते हैं, ठीक है। या तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मेलपिगियन संपुट कहते हैं, ओके। ये हो गया मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में, ठीक है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में अगर आपको और कुछ पता करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। अब बी नंबर का आता है, दूसरा नंबर का आता है स्त्रावी भाग। कौन सा भाग आता है, स्त्रावी भाग। अब बोर नहीं होने का ना, क्योंकि मस्ती की पाठशाला होना चाहिए, है ना। और आप सब जानते हैं मुझे कि मैं किस तरह से आपके चेहरे में मुस्कान देखना चाहता हूँ। आप मुस्कुराते रहिए, ऐसे आज सामने में तो नहीं है तो हम लोग
कुछ चुटकुला भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक शायरी बता सकता हूँ, है ना। ठीक है, तो शायरी के लिए कुछ हो जाए, है ना, कि लोग मिलते हैं एवरी टाइम, अच्छे लगते हैं वन टाइम, बात होती है सम टाइम, लेकिन याद आते हैं लाइफ टाइम। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, है ना। चलिए, कोई बात नहीं, इस तरह भाग में चलते हैं। देखिए, इसमें क्या बोलते हैं, कुछ पालक बोल सकते हैं, लेकिन मैं, आप तो जानते हैं कि आप मुझे समझते हैं, पालक मुझे समझते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन सब चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए, मस्ती की पाठशाला होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ते जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस तरह भाग में, है ना। इस तरह भाग क्या है, तो इस तरह भाग के लिए हम लोग चलते हैं बोमन कैप्सूल के नीचे, है ना, स्थित नेफ्रॉन का भाग स्त्रावी भाग कहलाता है। बोमन कैप्सूल, ये देखिए, ये वाला भाग को बोलते हैं बोमन कैप्सूल। तो गोल पर उसके नीचे बोलूँगा ना, तो इसको नहीं जाना है, हमको इस तरफ जाना है, क्योंकि ये इसको ऐसे उल्टा करके देखेंगे हम लोग अगर, ठीक है, ऐसे करके देखते हैं उल्टा करके, ठीक है, ये उल्टा नहीं हो रही, हाँ ऐसे उल्टा करके देखते हैं, या मान लो जाए ऐसे, ठीक है, तो उल्टा करके देखते हैं, तो ये जो बोमन कैप्सूल है उसके नीचे भाग, इसको नीचे बोलेंगे, ना कि इसको। ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बोमन संपुट के नीचे, ये बोमन संपुट के नीचे। तो बोमन संपुट के जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा ऐसे नीचे होते होते पूरा ये सब, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्त्रावी भाग कहलाएगा। कौन सा भाग कहलाएगा, स्त्रावी भाग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसको सुनिए, कि बोमन कैप्सूल के नीचे स्थित नेफ्रॉन का भाग स्त्रावी भाग कहलाता है। यह अत्यंत कुंडलित भाग होता है। कुंडलित मतलब ऐसे ऐसे मेड़ा हुआ, उसको बोलते हैं कुंडलित। क्या बोलते हैं, कुंडलित। यहाँ एक अत्यंत कुंडलित भाग होता है ना। अब आगे देखिए कि बोमन संपुट के नीचे स्थित नलिकाकार भाग, बोमन संपुट के नीचे स्थित नलिकाकार भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया बोमन संपुट, और बोमन संपुट के जस्ट नीचे ये देखो, ये वाला भाग। ठीक है, तो बोमन संपुट के नीचे किसके, बोमन संपुट के नीचे कुंडलित नलिकाकार भाग पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, या बोलते हैं हम लोग समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे हम लोग, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा में चलते हैं हम लोग, दूसरा में चलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका भाग के बाद, समीपस्थ कुंडलित नलिका के भाग के बाद एक विशेष भाग होता है जो कि यू के समान संरचना वाले होते हैं, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। अभी मैं बताया, ठीक है, किसके बाद बोला जा रहा है, ये हो गया प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, के प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स के आगे वाला भाग। आगे वाला भाग यहाँ पर देखिए, ये ऐसा यू के आकार का बना रहा है, किसके आकार का बना रहा है, यू के आकार का। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद एक विशेष भाग होता है जो कि यू के समान संरचना वाले होते हैं, जिसे हेनले का लूप कहते हैं, लूप्स ऑफ हेनले, हेनले का लूप कहते हैं। ठीक है ना। अब बाकी बता सकते हैं, इसमें दो भागों में बांटा जा सकता है, डिसेंडिंग लिम्ब में और असेंडिंग, तो ये आप मत बताइए, छोटी सी बात है। ठीक है, इसको हेनले का लूप कहते हैं, इतना ही जानिए, है ना। चलिए, ये क्लियर हो गई, है ना। आगे चलते हैं, हेनले के लूप के आगे का भाग। ठीक है, हेनले के जो लूप है, ऐसे जो लूप है ना, उसके इसके अब यहाँ तक चल रहे हैं, तो इसके यहाँ आगे चल लेंगे, इधर से जाके यहाँ आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर, आपको लगता है कि ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि हेनले के लूप के आगे का भाग में एक कुंडलित संरचना होती है, जिसे दूरस्थ कुंडलित संरचना कहते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्राहक नलिका में खुलती है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कि ये वाला भाग है हेनले का लूप है, ये ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो हेनले के लूप के आगे का भाग, हेनले के जो लूप है उसके आगे के भाग में एक कुंडलित संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुंडलित संरचना होती है, जिसे
ये देखिए ये कुंडली संरचना, फिर ये कुंडली संरचना होती है जिसे दूरस्थ कुंडली नलिका कहते हैं, ठीक है, या डिस्टल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो संग्राहक नलिका में खुलती है। तो ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है ये संग्राहक नलिका है, ठीक है। तो इसी में क्या होती है, खुलती है, मतलब ये जाकर यहाँ से ऐसे इसी में खुलती है, ठीक है। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका है संग्राहक नलिका में खुलती है, ठीक है। दूरस्थ कुंडलित नलिका कहाँ पर खुलती है, संग्राहक नलिका में, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्राहक नलिका में खुलती है, ठीक है। आगे देखिए, अनेक संग्राहक नलिका मिलकर डक्ट ऑफ बेलनी की नली का निर्माण करती है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसकी संरचना पढ़े हैं किडनी का, और यहाँ से मूत्रवाहिनी निकलती है, ऐसे किडनी की संरचना पढ़े हैं हम लोग। तो इसमें है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन लास्ट में किसमें खुलता है बोलेंगे तो ये मूत्रवाहिनी में ही खुलता है, पूरा सभी नेफ्रॉन्स है, ठीक है। तो कैसा होता है कि अनेक संग्राहक नलिका मिलकर डक्ट ऑफ बेलनी का निर्माण करती है, और जो कि मूत्रवाहिनी में खुलती है, जो डक्ट ऑफ बेलनी है। डक्ट ऑफ कौन है, बेलनी, कलेक्टिंग डक्ट है ना, वहाँ होती है डक्ट ऑफ बेलनी। वो डक्ट ऑफ बेलनी है वो कहाँ खुलती है बोलेंगे, किसमें, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी से कहाँ जाता है, सीधी बात, जो जितने भी यूरिन पदार्थ बनते हैं वो कहाँ पहुँचती है, वो पहुँच जाती है, ये देखो ये मूत्रवाहिनी से होते हुए पहुँच जाती है कहाँ, मूत्राशय में। कहाँ पहुँच जाती है, मूत्राशय में, ठीक है। इस तरह से हमारा जो नेफ्रॉन की संरचना है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू।